नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल गड्डमवार, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस शल्यतंत्र एमईएस आयुर्वेद महाविद्यालय खेल रत्नागिरी। आज का मेरा टॉपिक है शरद ऋतुचर्या। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और रोगियों के रोगों का दूर करना यह आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। इसके अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति के रक्षण के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि के उपक्रमों का वर्णन किया गया है। तो यह ऋतुचर्या क्या है? ऋतु मतलब होता है मौसम और चर्या मतलब होता है इस मौसम में हम लोगों ने किस प्रकार का आहार करना चाहिए, किस प्रकार का विहार करना चाहिए, जो हमारे लिए पथ्य है, मतलब जो हमारे लिए हितकर है और जो चीज़ें हमारे लिए अहितकर है, कौन सी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें वर्ज्य करनी चाहिए, इस सारों का वर्णन ऋतुचर्या में किया गया है। तो आयुर्वेद में 6 प्रकार की ऋतुएं मानी गई है। उसमें से होता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। एक ऋतु यह 2 महीनों का होता है और ऋतुएं भी 2 भागों में डिवाइड की गई है, जो कि है आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में मनुष्य का बल कम होता है और सूर्य का बल ज़्यादा होता है, और विसर्ग काल में चंद्रमा का बल ज़्यादा होता है और मनुष्य का बल भी ज़्यादा होता है। तो यह शरद ऋतु विसर्ग काल में आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे शरद ऋतुचर्या। ऋतु के अनुसार शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। हम जानेंगे इसका कारण क्या है। हमारे शरीर में 3 दोष है और 7 धातुएं हैं। आयुर्वेद में ऐसे माना गया है कि हमारे बॉडी में जो 3 धातु होते हैं, जब उनकी अवस्थाओं में बदल हो जाता है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। तो अब हम जानेंगे कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं। संचय, प्रकोप और प्रशमन, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। संचय मतलब ही दोषों का बॉडी में जमा हो जाना, प्रकोप मतलब दोषों का बॉडी में बढ़ जाना और प्रशमन मतलब दोषों का बॉडी में कम हो जाना। जब यह अवस्थाएं बदलती हैं तभी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और यह वात का और पित्त का संचय होता है, मतलब पित्त जमा होता है और वात का प्रकोप होता है। तो जब शरद आता है, वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो मौसम ठंडा होता है, और शरद ऋतु में अचानक से बारिश बंद होने के बाद धूप निकल जाती है, तो उस धूप की वजह से पित्त का प्रकोप होता है। जो ऑलरेडी संचित पित्त है, मतलब जो ऑलरेडी जमा हुआ जो पित्त है, अभी वो धूप की वजह से और बढ़ जाता है, उसके वजह से पित्त दुष्टि होती है और यह दूषित पित्त रक्त को भी दूषित कर देता है। इस ऋतु में मोस्टली पित्त और रक्त जनित व्याधियों का अनुभव हमको होता है। तो इस व्याधियों के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा बताए गए हैं। तो पंचकर्मा में आयुर्वेद में तिक्त घृतपान का उल्लेख किया गया है। तिक्त घृतपान, तिक्त मतलब होती है कड़वी दवाइयाँ, जो भी तिक्त रसात्मक दवाइयाँ हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, उससे सिद्ध घृत का पान मतलब घृत का सेवन करने का निर्देश आयुर्वेद में किया गया है। और सेकेंडली आता है विरेचन और रक्तमोक्षण। विरेचन मतलब होता है औषधि द्रव्यों का ग्रहण करने के बाद जुलाब के द्वारा अधोमार्ग से, मतलब नीचे के मार्ग से दोषों का हरण हो जाता है, इसे विरेचन कहते हैं। और यह एक पंचकर्मा की चिकित्सा है। और दूसरी चिकित्सा है रक्तमोक्षण। यहाँ पे मोस्टली रक्त की दुष्टि होती है, उसके वजह से दूषित रक्त बॉडी में जमा हो जाता है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग रक्तमोक्षण करते हैं, मतलब बॉडी से दूषित रक्त को निकालने के लिए। इसमें लीच थेरेपी, सीरावेद, इस टाइप के उपक्रम किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आहार। किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए? तो मोस्टली हम लोगों ने लघु आहार लेना चाहिए। यहाँ पे पित्त की दृष्टि है, बट अग्नि अभी भी मानते हैं, मतलब कि अग्नि मतलब होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी कम है, मतलब मंद है, उसके वजह से हमें यहाँ पे लघु और शीत आहार लेना है। लघु मतलब जो कि पचने में बहुत हल्का आहार ऐसे लेना है, जैसे कि शाली के चावल या फिर पुराने चावल जो पचने में हल्के होते हैं, ऐसी चीज़ें हम लोगों को प्राशन करनी है। उसके बाद में हम लोग रस का उल्लेख करेंगे। आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधु मतलब होता है मधुर रसात्मक द्रव्य, और तिक्त मतलब होता है कड़वी चीज़ें, और कषाय मतलब कसीला रस। इन तीनों रसों का सेवन करना है। तो इसमें क्या आता है? करेले की सब्ज़ी, नीम के पत्ते, परवल की सब्ज़ी। मधुर में आता है मनुका, खजूर आते हैं, दूध, घी। इन सारी चीज़ों का सेवन करने के लिए हमको शरद ऋतुचर्या में बताया गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि
जल, आयुर्वेद में हंसोदक का वर्णन आया है। तो यह हंसोदक क्या है? हंसोदक मतलब होता है कि जब सूर्य की धूप से तपा हुआ और चंद्रमा की किरणों से शीत हुआ जल जो कि अगस्त्य नक्षत्रों से निर्विष हुआ है, ऐसे जल को हम हंसोदक कहते हैं। यह जल अमृत के समान होता है, ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। तो इस जल का प्राशन करना है, इस जल से हमको स्नान करना है, अवगाहन करना है, आदि की क्रियाएं इस जल से करने के लिए आयुर्वेद में कही गई है। तो अब आयुर्वेद में विहार बताया गया है। विहार मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, और टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोगों को शरद ऋतुचर्या में करनी है। तो शरद ऋतुचर्या में मोस्टली कहा गया है कि हमको चंद्र की किरणों का प्राशन करना है। जो चांद होता है रात में, उसकी किरणों का प्राशन करने के लिए हमको विहार में कहा गया है। तो हमको चांद में टहलना है, बैठना है। तो चांद की किरणों का यहाँ पे प्राशन करने के लिए कहा गया है। तो शरद पूर्णिमा भी बताई गई है। शरद पूर्णिमा में क्या होता है ना कि दूध में हम चांद की किरणों को पड़ने देते हैं और फिर उसके बाद उसका प्राशन करते हैं। सो मोस्टली हम देखा जाए तो उत्सव भी हमारी ऋतुचर्या का पालन करते हैं। तो नेक्स्ट होती है कि वर्षा ऋतु में हम लोगों को आयुर्वेद में अभ्यंग करने के लिए बोला है। अभ्यंग मतलब होता है तेल लगाना, बॉडी पे तेल लगाने के लिए भी बोला गया है। शरद ऋतुचर्या में चंदन मतलब ही शीत द्रव्यों का शरीर पे लेप करने के लिए कहा गया है। तो शरद ऋतुचर्या में क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए ऐसे बोला गया है आयुर्वेद में कि शरद ऋतुचर्या में हमको दिन में नहीं सोना है, ज़्यादा देर तक रात में नहीं जागना है। जो लोग मद्यपान करते हो उन्होंने मद्यपान नहीं करना है। ज़्यादा मसालेदार पदार्थ, ज़्यादा नमकीन पदार्थ, ज़्यादा तले हुए पदार्थ नहीं खाना है, क्योंकि इसके वजह से पित्त और बढ़ जाता है और पित्तजन्य व्याधियाँ होती हैं। तो ये पदार्थ हमको नहीं खाने हैं। दही का वर्ज्य करना है, दही नहीं खाना है, ऐसी चीज़, और ज़्यादा धूप में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है शरद ऋतुचर्या में। तो ये हुई शरद ऋतुचर्या। अगर हम इसका पालन करते हैं तो रोगों की उत्पत्ति कम प्रमाण में होगी। धन्यवाद।